हेलो एवरीवन। ये दूसरा लेक्चर है यानी सेकंड लेक्चर है फॉल्ट एनालिसिस का। मैंने फर्स्ट लेक्चर में लगभग फॉल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ फॉल्ट मैंने कंप्लीट करवाया था। ठीक है। और आज मैं पूरा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी बताऊंगा। सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, करंट लिमिटिंग डायोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बची हुई थी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं कंप्लीट करूंगा। तो इससे पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखें। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये फॉल्ट्स बता दिया था, टाइप्स ऑफ फॉल्ट भी मैंने बताया था, ओपन सर्किट भी हो गया था, ये सभी चीज़ें हो गई थी। यहाँ से हमें अब करना था, ठीक है, ये डबल लाइन टू ग्राउंड करने के बाद हमें यहाँ से करना था कि सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है सीक्वेंस नेटवर्क? द सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क इज डिफाइंड एज द बैलेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क फॉर द बैलेंस पावर सिस्टम अंडर द इमेजिंग working conditions so that only single sequence component of voltage and current is present in the system। ठीक है, मीन्स सीक्वेंस इम्पीडेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीन्स इसमें क्या होता है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बैलेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, जिसमें क्या होगा, बैलेंस पावर सिस्टम। ठीक है, जो बैलेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क किसका, बैलेंस पावर सिस्टम का एक बैलेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, अंडर अंडर क्या चीज, अंडर इमेजिन वर्किंग कंडीशन में। ठीक है, वो वैसा हो नहीं होगा, नहीं, हम वैसा मान चुके हैं कि ऐसा इमेजिन वर्किंग कंडीशन कैसा इमेजिन करेंगे कि उसमें सिर्फ ओनली सिंगल, ठीक है, एक सिंगल सीक्वेंस कंपोनेंट हो। ठीक है, किसका, वोल्टेज और करंट का एक सिंगल सीक्वेंस कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट। ठीक है, सिस्टम में। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि सीक्वेंस इम्पीडेंस को डिफाइन करने के लिए एक ऐसा बैलेंस पावर सिस्टम जिसमें बैलेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है, उसमें एक वर्किंग कंडीशन हो, इमेजिन वर्किंग कंडीशन, ठीक है, जिसमें कि या सिंगल सीक्वेंस कंपोनेंट हो, या तो वोल्टेज हो या तो करंट प्रेजेंट हो अपना। ठीक है, एंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट आर यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट का हम लोग का इस्तेमाल कहाँ आता है? ये हम लोग का इस्तेमाल आता है कि हम लोग को कंप्यूटिंग, ठीक है, कैलकुलेट करना होगा, पता लगाना हो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहाँ पे? एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ पावर सिस्टम नेटवर्क। पावर सिस्टम नेटवर्क में जहाँ जहाँ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, ठीक है, उसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग सिमेट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क डिटरमाइन द लोड फ्लो स्टडी इन पावर सिस्टम। ठीक है, जो अपना लोड फ्लो स्टडी होता है पावर सिस्टम में, ठीक है, तो उसको भी डिटरमाइन करने में अपना कौन सा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क मदद करता है। तो सीक्वेंस नेटवर्क भी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, एवरी एवरी पावर सिस्टम है थ्री सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक है, पावर सिस्टम में हमेशा तीन सीक्वेंस नेटवर्क होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने अभी बताया था कि इसका क्या काम होता है, लोड फ्लो स्टडी जो होता है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बाकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव उसका क्या होता है वो भी देखते हैं। एंड दिस नेटवर्क कैरिंग थ्री सीक्वेंस करंट। ठीक है, और ये क्या करता है, तीन सीक्वेंस करंट को कैरी करता है। ठीक है, ठीक है, एवरी पावर सिस्टम हैज थ्री सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, एंड दिस नेटवर्क कैरिंग थ्री सीक्वेंस करंट, और ये तीन सीक्वेंस करंट को कैरी करता है। और ये सीक्वेंस करंट क्या होता है, दिस सीक्वेंस करंट इंटरचेंज इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ये इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत तरह से, बहुत डिफरेंट वे से ये इंटरकनेक्ट होते हैं। और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अनबैलेंस फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, तो अनबैलेंस फॉल्ट कंडीशन को रिप्रेजेंट करना ऐसा क्या होता है। ठीक है, और ये सीक्वेंस करंट यानी दिस सीक्वेंस करंट एंड वोल्टेज आर कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द फॉल्ट। ठीक है, इसको हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, जब हम लोग का फॉल्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द फॉल्ट ड्यू टू विच द एक्चुअल करंट एंड द वोल्टेज कैन बी डिटरमाइन। जब हम लोग का एक्चुअल करंट और वोल्टेज को भी हम लोग डिटरमाइन करना हो, ठीक है, तो उस समय इसका यूज होता है। एंड सीक्वेंस नेटवर्क, द पॉजिटिव नेटवर्क इज कंसाइडर इन इन द एनालिसिस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट। जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव नेटवर्क को भी हम लोग एनालाइज करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस के लिए। और जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होता है ये सेम होता है सीक्वेंस रिएक्टेंस की तरह, एकदम सेम सीक्वेंस रिएक्टेंस के जैसा या फिर इम्पीडेंस नेटवर्क के जैसा सेम होता है। ठीक है, और जबकि नेगेटिव सीक्वेंस जो नेटवर्क जो होता है वो भी सेम होता है, बस इसमें जो क्या होता है, साइन जो होता है वो अपना नेगेटिव हो जाता है।
ठीक है। तो वही है, द पॉजिटिव नेटवर्क इज कंसाइडर इन द एनालिसिस ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट, यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालिसिस के लिए हम लोग उसको करते हैं, कंसाइडर करते हैं। और पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो होता है वो सेम है दैट ऑफ द सीक्वेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस नेटवर्क, ठीक है। और जबकि जो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है, यानी जो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है, ठीक है, वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के, ठीक है। ओनली डिफरेंस यानी क्या डिफरेंस है, बस कि दैट की नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क इज अपोजिट साइन, उसका साइन थोड़ा अपोजिट होता है टू द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का, ठीक है। और अब आते हैं जीरो, द जीरो सीक्वेंस नेटवर्क विल बी इंटरनली फ्री, जबकि जीरो नेट सीक्वेंस नेटवर्क जो है तो वो इंटरनली फ्री है ऑफ द इंटरनल फॉल्ट, जो भी अंदर में जो फॉल्ट होता है इंटरनल फॉल्ट पॉइंट, ठीक है, उससे वो बिल्कुल तरह से वो फ्री है। एंड द फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ करेंट बीइंग कॉज्ड बाय द वोल्टेज एंड द फॉल्ट पॉइंट, ठीक है। और जबकि जो फ्लो ऑफ करंट यानी करंट का जो फ्लो होता है, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है, कॉज्ड बाय वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, यानी फॉल्ट पॉइंट में, यानी जो जगह खराब हो गया है, डिफेक्टेड है, वहां से वो उसका कारण। अब आता है करंट लिमिटिंग रिएक्टर। क्या होता है करंट लिमिटिंग रिएक्टर, तो इसका एक पहले डायग्राम दिखा देते हैं। ये आपका करंट लिमिटिंग रिएक्टर का डायग्राम देख सकते हैं, ये पूरा करंट लिमिटिंग रिएक्टर का डायग्राम है, और ये भी करंट लिमिटिंग रिएक्टर का ही डायग्राम है, ठीक है। तो बताते हैं, द करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज एन इंडक्टिव कॉइल, ये एक तरह का इंडक्टिव कॉइल है, ठीक है, हैविंग अ लार्ज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसमें क्या होता है रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो मैं मार्क कर दूंगा द करंट लिमिटिंग रिएक्टर, ठीक है, जो करंट लिमिटिंग रिएक्टर जो है वो एक तरह का क्या है, इंडक्टिव कॉइल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंस के कंपैरिजन में, एंड इज यूज फॉर लिमिटिंग शॉर्ट सर्किट करंट ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन। और ये मतलब जो शॉर्ट सर्किट जो हो जाता है, करंट का शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, फॉल्ट यानी फॉल्ट आया, फॉल्ट कंडीशन में जो शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको वो कम करने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। करंट वोल्टेज रिएक्टर आल्सो रिड्यूस द वोल्टेज डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो करंट वोल्टेज रिएक्टर जो है ये शॉर्ट सर्किट हो तो को कम करता ही है, और साथ ही साथ वोल्टेज डिस्टर्बेंस जो होता है उसको भी कम करता है ऑन द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इट इज इंस्टॉल्ड इन फीडर एंड टाइप, ठीक है, इसको हम लोग फीडर और टाइप्स में इंस्टॉल करते हैं, और कहाँ पे करते हैं, इन द जनरेटर लीड, ठीक है, जनरेटर लीड्स में करते हैं, एंड बिटवीन द बस सेक्शन, और कहाँ पे बस सेक्शंस पे कर देंगे। तो जहां जहां इंस्टॉल करेंगे उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा, जनरेटर, ठीक है, बस या फीडर। तो फॉर रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट, क्यों हम वहाँ पे करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट का जो मैग्नीट्यूड को कम करने के, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शॉर्ट सर्किट जो होता है उसको कम करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए, एंड द इफेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव वोल्टेज डिस्टर्बेंस, और जो वोल्टेज डिस्टर्बेंस का जो इफेक्ट होता है उसको भी कम करने के लिए। तो ये करंट लिमिटिंग रिएक्टर था। एंड आगे और चीज़ है, करंट रिएक्टर आल्सो, मतलब करंट रिएक्टर एलो, ठीक, एलो फ्री इंटरचेंज ऑफ पावर अंडर नॉर्मल कंडीशन, मीन्स करंट रिएक्टर जो है ये परमिशंस भी देता है। क्या परमिशन देता है कि आप फ्रीली इंटरचेंज कर सकते हो अपने पावर को, पर कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस होना चाहिए, ठीक, कंडीशन होना चाहिए नॉर्मल। बट व्हेन द फॉल्ट अकर, जब फॉल्ट आ जाता है, यानी जब फॉल्ट आ जाता है, व्हेन द फॉल्ट अकर्स द डिस्टर्बेंस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द करंट रिएक्टर, मीन्स अगर फॉल्ट आ गया, ठीक है, अब दिक्कत हो चुका है, ठीक है, करंट शॉर्ट कर रहा है, वोल्टेज शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है कि व्हेन द फॉल्ट अकर्स द डिस्टर्बेंस इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी जो भी तरह का डिस्टर्बेंस है, चाहे करंट वोल्टेज कुछ भी हो, उसको हम लोग अब मना कर देंगे, अब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अब जाने नहीं देना है, ठीक है। कौन करता है, करंट रिएक्टर, कहाँ, फॉल्टी सेक्शंस पे जाने से। एज द रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज वेरी स्मॉल, जैसा कि हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है उस सिस्टम का क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, एज कंपेयर टू रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का कंपैरिजन में बहुत कम होता है। हेंस द इफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज नॉट मच इफेक्टिव, जिसके कारण जो इफिशिएंसी होता है, यानी इफिशिएंसी, ठीक है, वो सिस्टम को वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। तो ये डायग्राम था करंट रिएक्टर का, ठीक है। तो इसमें ये क्या है ना, जनरेटर, अभी जैसे क्या है यहाँ पे लगा हुआ है करंट रिएक्टर, तो ये हो जाएगा फीडर रिएक्टर, ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे तो ये हो जाएगा जनरेटर रिएक्टर, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे तो बस बार रिएक्टर। तो आगे देखते हैं, पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज दैट इट
रिएक्टेंस शुड नॉट डिक्रीज व्हेन अ लार्ज शॉर्ट करंट फ्लो थ्रू इट्स वाइंडिंग। ठीक है, इसका मेन पर्पस जो है करंट लिमिटिंग रिएक्टर का ये है कि इसका जो रिएक्टेंस होगा, ठीक है, वो डिक्रीज नहीं होगा, शुड नॉट डिक्रीज, जब लार्ज शॉर्ट करंट, ठीक है, फ्लो थ्रू द वाइंडिंग। ठीक है, जब वाइंडिंग से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तब भी इसका रिएक्टेंस कम नहीं होगा। ठीक है, यानी कम नहीं होना चाहिए। तो यही इसका एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है। व्हेन द फॉल्ट करंट एक्सीड अबाउट 3 टाइम्स रेटेड फुल लोड करंट, में जो फॉल्ट करंट जो हो गया, ठीक है, यानी फॉल्ट करंट यानी शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, हाई करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो अगर 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया, किसका, फुल लोड जो करंट है उससे 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया, तब जो लार्ज क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, ठीक है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन आयरन कोर रिएक्टर इज यूज्ड फॉर लिमिटिंग द फॉल्ट करंट। ठीक है, तब वहां पे कौन सा रिएक्टर इस्तेमाल करेंगे, तो आयरन कोर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे कि जो फॉल्ट करंट होगा उसको कम कर देना। ठीक है, अब बात है बिकॉज ऑफ द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया के कारण क्या होता है, जो आयरन कोर रिएक्टर होता है वो बिकम वेरी कॉस्टली एंड हेवली। तो ये आयरन कोर रिएक्टर जो होता है ये तो महंगा हो जाता है भाई। ठीक है, महंगा भी है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। तब क्या करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एयर कोर रिएक्टर। ठीक है, एयर कोर रिएक्टर को हम लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं जनरली। ठीक है, कोई जो भी शॉर्ट सर्किट हुआ या फॉल्ट करंट हुआ उसको कम करने के लिए। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि इसका मेन जो पर्पस है करंट लिमिटिंग रिएक्टर का, कि ये अपना रिएक्टेंस को कम नहीं करेगा। ठीक है, रिएक्टेंस को कम नहीं करेगा, जब भी लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट जब उसका वाइंडिंग में फ्लो होगा तो नहीं करेगा। जब फॉल्ट करंट जो होता है 3 गुना हो जाएगा, फुल लोड करंट का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, तब हम लोग लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया सेक्शन में आयरन कोर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे फॉल्ट करंट को कम करने के लिए। पर जो लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, के कारण होता है क्या चीज, आयरन कोर रिएक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा भी है, महंगा भी है, तब हम लोग क्या करते हैं, एयर कोर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें था। द आयरन कोर रिएक्टर प्रोड्यूस हिस्टेरिसिस एंड ईडी करंट लॉसेस। ठीक है, पर दिक्कत क्या है ना, आयरन कोर रिएक्टर जो है ये एक तो हिस्टेरिसिस और दूसरा ईडी, ये दोनों लॉसेस प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू विच मोर पावर इज कंज्यूम एज कंपेयर टू एयर कोर रिएक्टर। और इससे क्या होता है ना, एयर कोर रिएक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम कर लेता है। नॉर्मली इन एयर कोर रिएक्टर द टोटल लॉसेस आर ऑफ ऑर्डर टू 5% ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ रिएक्टर। मीन जितना भी केवीए रेटिंग का रिएक्टर होगा ना उसका 5% जो होता है एयर कोर रिएक्टर का लॉसेस है। पर इसमें क्या होता है, उसको थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये चीजें, तो आगे देखते हैं आप। फंक्शन ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर, क्या होता है इसका फंक्शन। करंट लिमिटिंग रिएक्टर रिड्यूस द फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट सो एज टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड ओवरहीटिंग। ठीक है, मींस करंट लिमिटिंग रिएक्टर जो है वो क्या कम कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है फ्लो ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। जो भी शॉर्ट सर्किट करंट अपना फ्लो हो रहा है ना उसको कम करेगा। ठीक है, और कम करने से क्या होगा, जो अप्लायंसेस है अपना वो बच जाएगा। किससे बच जाएगा, जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस और ओवरहीटिंग होता है ना उससे अपना बच जाएगा सामान। ठीक है, करंट रिएक्टर रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको कम कर देता है, विच कॉजेज बाय शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है ये सबको कम कर देता है। इट लिमिट्स द फॉल्ट करंट को भी ये कम करता है, टू फ्लो इनटू हेल्थी फीडर। जो भी फॉल्ट करंट है, ठीक है, जो वो तुमको पता है वो खराब जगह तो फ्लो कर ही रहा है, तो उसको मतलब जो जहाँ पे मेरा सामान बढ़िया वहां पे फ्लो होने से रोक देता है। ठीक है, ये चीज। और क्या करता है, और पार्ट ऑफ सिस्टम मीन्स यानी जो भी अच्छा जगह है या फिर अच्छा पार्ट है सिस्टम को वहां पे फ्लो होने से रोक देता है, देयर बाय अवॉइडिंग द फॉल्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग। यानी जो भी फॉल्ट हुआ है उसको फैलने से रोकता है। दिस इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेसिकली क्या था, करंट लिमिटिंग रिएक्टर ये बेसिकली फॉल्ट करंट को कम करता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को कम करता है और शॉर्ट सर्किट को कम करता है। ये चीज था। अब इसका ड्रॉबैक देखेंगे तो ड्रॉबैक में क्या है ना, सीधा हिसाब रखना है कि रिएक्टेंस ज्यादा हो जाता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है, तो रेगुलेशन भी क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। तो वही चीज है इसका मेन जो ड्रॉबैक जो है करंट लिमिटिंग रिएक्टर का। व्हेन द रिएक्टर इज इंस्टॉल्ड
ऑन द नेटवर्क, जब हम लोग नेटवर्क में रिएक्टर को इंस्टॉल करते हैं तो टोटल परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। ठीक है, रिएक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिएक्टेंस बढ़ जाता है तो पावर फैक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पावर फैक्टर कम हो जाता है तो रेगुलेशन अपना बढ़ जाता है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका लोकेशंस क्या होगा। लोकेशंस तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्टर्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, रिएक्टर्स का लोकेशन जो है बहुत अलग अलग लोकेशन है इन पावर सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग द शॉर्ट सर्किट करंट। मीन शॉर्ट सर्किट करंट को रिड्यूस करने के लिए हम उसको बहुत अलग अलग जगह पे लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगाएंगे उस हिसाब से उसका नाम है, देखते हैं। दिस रिएक्टर में बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द जनरेटर। ठीक है भैया, हम लोग इसको जनरेटर के साथ सीरीज में लगा सकते हैं, फीडर के साथ भी सीरीज में लगा सकते हैं, और कहाँ पे बस बार्स के साथ सीरीज में भी लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे सीरीज में लगाएंगे उस हिसाब से इसका नाम होगा। तो जनरेटर रिएक्टर देखते हैं। जनरेटर रिएक्टर आर इंसर्टेड बिटवीन द जनरेटर। ठीक है, जो भी जनरेटर होगा ना उसके नीचे में हम लोग इसे लगा देते हैं सीरीज में। एंड द जनरेटर बस। ठीक है, जनरेटर और जनरेटर बस के बीच में हम लोग जनरेटर रिएक्टर लगाते हैं। सच रिएक्टर प्रोटेक्ट द मशीन, और ये क्या करता है, मशीन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। सच रिएक्टर आर प्रोटेक्ट द मशीन इंडिविजुअली करता है। इन पावर स्टेशन जनरेटर, जो पावर स्टेशन जनरेटर होता है, रिएक्टर आर इंस्टॉल्ड अलोंग विद द जनरेटर, मीन्स जनरेटर के साथ साथ हम लोग लगा देते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टर इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.05 यूनिट। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड कितना होता है रिएक्टर का, 0.05 यूनिट होता है पर यूनिट है। ठीक है, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्टर आर दैट इफ द फॉल्ट ऑक्योर्स, यानी जब फॉल्ट हो जाता है फीडर में। ठीक, हम तो लगाए हैं जनरेटर में और फॉल्ट हो रहा है फीडर में, तब क्या होता है, देन द वॉल ऑफ द सिस्टम विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बाई इट। पर क्या होता है, पूरा सिस्टम ही अफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज था। अब आते हैं फीडर रिएक्टर। ठीक है, फीडर से पहले हमको डायग्राम दिखा दिया। जनरेटर रिएक्टर था। ठीक है, ये जनरेटर है और ये जनरेटर बस है। ये दोनों के बीच में हम लोग सीरीज में ये रिएक्टर लगाए हैं। देखिए ये लगाए हैं। ठीक है, ये ऊपर में क्या है, जनरेटर है, और ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम लोग जनरेटर बस बोलते हैं, याद रखेंगे। अब आते हैं फीडर रिएक्टर्स विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फीडर। ठीक है, इसको भी सीरीज में लगाएंगे फीडर के साथ, तब हम लोग इसको फीडर रिएक्टर बोल देंगे। ठीक है, व्हेन द फॉल्ट ऑक्योर्स ऑन एनी वन फीडर, जब भी कोई भी एक फीडर में फॉल्ट होता है, देन द अदर वोल्टेज ड्रॉप्स ऑक्योर्स ओनली इट इन रिएक्टर। ठीक है, जब एक फीडर में होता है ना फॉल्ट, तब क्या होता है, जो भी अदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ऑक्योर्स ओनली इन रिएक्टर, उसी का रिएक्टर में ही होगा। एंड द बस बार, उसी के बस बार में ही होगा। एंड द बस बार इज नॉट अफेक्टेड सो मच। ठीक है, बस बार वहां से इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, बस बार में नहीं होगा। ठीक है, वही बोला गया है कि देन द वोल्टेज ड्रॉप ऑक्योर्स ओनली इन इट्स रिएक्टर, और उसका रिसीव रिएक्टर पे ही वोल्टेज ड्रॉप होगा और बस बार में कोई तरह का इफेक्ट नहीं होगा। हेंस द मशीन कंटिन्यू टू सप्लाई, और मशीन अपना जो सप्लाई है लोड को वो देते रहेगा। इसका अदर एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज क्या है, इज दैट फॉल्ट ऑक्योर्स ऑन फीडर विल नॉट अफेक्ट द अदर फीडर। मीन्स एक फीडर में अगर फॉल्ट हुआ तो ये दूसरे फीडर को ये अफेक्ट नहीं करते। एंड दस द इफेक्ट ऑफ फॉल्ट आर लोकलाइज, और हम फॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं उसका इफेक्ट को। पर इसका भी डिसएडवांटेज तो होगा ही, देखते हैं क्या। द डिसएडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्टर इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन टू द जनरेटर। हाँ भैया, इसका यही प्रॉब्लम है कि ये जनरेटर में कोई तरह का प्रोटेक्शन नहीं देता है। जो अगर शॉर्ट सर्किट आई है जनरेटर में तब तो फंस जाओगे, जनरेटर में दे ही नहीं रहा प्रोटेक्शन, तो वही हो जाता है। ऑक्योर्स एंड क्या अक्रॉस द बस बार। ठीक है, वही बोला है, द डिसएडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्टर इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन टू द जनरेटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑक्योर्स अक्रॉस द बस बार। मींस बस बार के अक्रॉस कोई भी तरह का जनरेटर में फॉल्ट होता है तो उसमें कोई तरह का प्रोटेक्शन नहीं देता ये। आल्सो देयर इज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप एंड कांस्टेंट पावर लॉस इन रिएक्टर। यहाँ पे क्या होता है, लॉसेस भी होता है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है भैया साथ साथ। ठीक है, और कांस्टेंट अपना पावर लॉस भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन द रिएक्टर ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेट कर रहे तो भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसका थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जनरेटर बस है, ये ऊपर में जनरेटर बस, और ये बीच वाला जो लाइन होता है इसको जनरेटर बस बोलते हैं। इसी के बीच में जो हम ये रिएक्टर लगाए हैं,
तो इसको हम लोग जनरेटर रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, यही जनरेटर रिएक्टर हो गया। अब क्या करते हैं, अब जनरेटर रिएक्टर ऊपर है, जनरेटर बस भी ऊपर है। ठीक है, ये अपना जनरेटर बस है, नीचे अपना फीडर। अब क्या करते हैं, जनरेटर बस और फीडर के बीच में लगा दिए रिएक्टर, तब इसका नाम हो गया फीडर रिएक्टर। तो डायग्राम बहुत ही इजी है, एग्जाम में बना के आएंगे। अब आते हैं बस बार। क्या होता है बस बार रिएक्टर? व्हेन द रिएक्टर आर इंसर्टेड इन द बस बार। ठीक है, अभी बस बार बताया था क्या होता है, बीच बार में जो लाइन होता है उसको बस बार बोलते हैं। अगर हम लोग बस बार में ही रिएक्टर लगा दें तब उसका नाम हो जाता है बस बार रिएक्टर। ठीक है, ये चीज है। The constant voltage drop and constant power loss in reactor may be avoided by increasing the reactor in the bus bar। अगर हम लोग बस बार में रिएक्टर जो है बढ़ा दे, जो तो क्या होगा, जो कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ठीक है, और कांस्टेंट पे अपना पावर लॉस हो रहा था, ठीक है, रिएक्टर में, तो उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। द बस बार रिएक्टर फॉर रिंग एंड द टाई सिस्टम आर एक्सप्लेन बिलो। ठीक है, पर बस बार में भी दो चीज और है, एक रिंग सिस्टम भी देखना पड़ता है, एक टाई सिस्टम भी देखना होता है। अब क्या है ये चीज, देखते हैं वो भी। ठीक है, तो अब बस बार में क्या है, रिंग सिस्टम और टाई सिस्टम, ये दोनों का पहले फिगर दिखा देते हैं। देखिए, ये बस बार है, नीचे ये लाइन, इस लाइन को हम लोग अपना बस बार बोलते हैं। अब इसमें क्या है ना, ए बी सी, ठीक है, ये फीडर है नीचे और ऊपर में जनरेटर है। इस सब के बीच में अगर लगा दिए तब तो ये सीधा बस बार होगा, पर कौन सा होगा, रिंग सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके सर्कल बन जा रहा है, रिंग बन जा रहा है ना। ठीक है, तो ये मतलब क्या है ना, रिंग सिस्टम। पर अब हम यहाँ देखेंगे टाई बस सिस्टम, अब लगाए तो यहाँ पर भी, पर ये क्या किया, जनरेटर है, ठीक है, अब यहाँ से क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींच दी है, यहाँ यहीं से एक लाइन खींच दी है ऐसे करके, फिर यहाँ से एक ऐसे लाइन खींच दी है, ठीक है, फिर यहाँ से एक नीचे से ऊपर एक लाइन खींच दी है। अब यहाँ पर रिएक्टर लगा देते हैं तो ये टाई बस सिस्टम, क्योंकि टाई के जैसा दिख रहा है, तो ये टाई बस सिस्टम हो गया। देखते दोनों में क्या चीज है। बस बार रिएक्टर आर यूज्ड टू टाई टुगेदर द स्प्रेड बस सेक्शन। हाँ, बस बार रिएक्टर आर यूज्ड टू टाई टुगेदर द सेपरेट बस सेक्शन इन दिस सिस्टम। सेक्शंस आर मेड ऑफ जनरेटर एंड फीडर। ठीक है, वही बता रहा है कि फीडर है, जनरेटर है, वहाँ इसी सेक्शन पे हम लोग कॉमन बस बार में लगा देते हैं। इन सच टाइप ऑफ सिस्टम नॉर्मली वन फीडर इज फीड फ्रॉम वन जनरेटर। इसमें क्या होता है, एक फीडर जो होता है वो फीड होता है वन जनरेटर से। इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर फ्लो थ्रू द रिएक्टर। बहुत ही एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर जो होता है वो रिएक्टर से फ्लो होता है। देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर लॉस इन द रिएक्टर इज लो। यानी वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉस जो हो जाता है रिएक्टर में वो भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, द बस बार रिएक्टर देयरफॉर मेड विथ हाई ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो बस बार रिएक्टेंस होता है उसको बहुत ज़्यादा हाई ओमिक रेजिस्टेंस का बनाते हैं। एंड दैट देयर इज नॉट मच वोल्टेज ड्रॉप एक्रोस इट। और यहाँ पे बहुत कम या बहुत कम क्या चीज होता ही नहीं है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, व्हेन द फॉल्ट ऑक्योर्स ऑन एनी वन फीडर। पर क्या होता है ना, कोई भी एक फीडर में अगर फॉल्ट आ गया, ओनली वन जनरेटर फीड, तब क्या होगा, सिर्फ एक जनरेटर ही फीड करेगा। ठीक है, सप्लाई दे रहा है। एंड द फॉल्ट वाइल फीड द फॉल्ट वाइल द करंट ऑफ द अदर जनरेटर इज लिमिटेड। और अदर जनरेटर का जो करंट क्या होता है वो लिमिट यानी कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बस बार रिएक्टर। किसके द्वारा, बस बार रिएक्टर के द्वारा। द heavy current and voltage disturbance caused by a short circuit on the bus section are reduced and restricted to the to that faulty sections only। ठीक है, the only drawback of such type of reactor is that it does not protect the generator। इसका मेन ड्रॉबैक यही चीज याद रखेंगे कि ये क्या करता है ना, जो भी जनरेटर जो होता है ना उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। वही लिखा, डज नॉट प्रोटेक्ट द जनरेटर कनेक्टेड टू द फॉल्टी सेक्शन। मीन्स जो भी जनरेटर अपना फॉल्टी सेक्शन से कनेक्ट हो गया ना तो इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं देता है, तो इसका यही मेन ड्रॉबैक है। अब आते हैं बस बार रिएक्टर टाई सिस्टम में क्या होता है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अबव सिस्टम। यानी जो हम लोग अभी रिंग सिस्टम पढ़े हैं ना उसी का मॉडिफिकेशन है। इन टाई बस सिस्टम द जनरेटर इज कनेक्टेड टू द कॉमन बस बार। ठीक है, जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बस बार के साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द रिएक्टर के साथ साथ। एंड द फीडर इज फीड फ्रॉम जनरेटर साइड। और फीडर जो होता है फीड कहाँ से होता है, जनरेटर साइड के द्वारा फीड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम इज सिमिलर। इसका जो ऑपरेशन है वो भी सिमिलर है, रिंग सिस्टम के जैसा ही सिमिलर है। ठीक है, इसका ऑपरेशन कुछ चेंज नहीं है, वही है, सेम प्रोसेस है।
बट इट हैज़ गॉट एडिशनल एडवांटेज। इसका क्या कुछ एडिशनल एडवांटेजेस है इन दिस सिस्टम। द नंबर ऑफ सेक्शंस इज इंक्रीज, अगर हम नंबर ऑफ सेक्शंस को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, फॉल्ट करंट विल नॉट एक्सीड अ सर्टेन वैल्यू। जो भी फॉल्ट करंट होता है ना, यानी जो भी फालतू का जो करंट आ गया है, तो वो क्या होता है, एक लिमिट तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। विच इज फिक्स्ड बाय द साइज ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टर, जबकि वो इंडिविजुअल रिएक्टर का साइज के द्वारा फिक्स हो जाता है। अब इसका डायग्राम तो मैंने बता ही दिया था पहले। अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा इम्पीडेंस डायग्राम। क्या होता है इम्पीडेंस डायग्राम? द इम्पीडेंस डायग्राम ऑन सिंगल फेज बेसिस फॉर यूज अंडर बैलेंस कंडीशन कैन बी इजिली ड्रॉ फ्रॉम SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, SLD का फुल फॉर्म है सिंगल लाइन डायग्राम। जो इम्पीडेंस डायग्राम जो होगा सिंगल फेज बेसिस का, ठीक है, इसको यूज करते हैं अंडर बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, और इसको हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा इजिली बना सकते हैं। इसमें कुछ एग्जेप्शंस होगा, वो देखेंगे। The single phase transformer equivalent are shown as in idea with impedance and appropriate side। ठीक है, जिसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिसका आइडिया लेते हैं इम्पीडेंस और एप्रोप्रिएट साइड का, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का। द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर नेग्लिजिबल। और क्या होता है ना, जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। ठीक है, ना के बराबर रखते हैं। and the generator are represented as constant voltage source। और इसमें क्या करते हैं, जनरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के साथ। ठीक है, एंड और चीज क्या है, द ट्रांसमिशन लाइन्स आर अप्रोक्सीमेटेड बाय इक्विवेलेंट मॉडल। ठीक है, और जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अप्रोक्सीमेट मॉडल। ठीक है, एंड और चीज क्या है, द लोड आर एज्यूम टू बी पैसिव। लोड को हम लोग एज अ पैसिव एज्यूम करते हैं एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ब्रांच। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ सीरीज ब्रांच से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका, रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का सीरीज ब्रांच। ठीक है, सिंस द बैलेंस कंडीशन आर एज्यूम, हम लोग देख लेंगे बैलेंस कंडीशन एज्यूम्ड हो गया, एंड द न्यूट्रल ग्राउंडिंग इम्पीडेंस डू नॉट अपीयर इन द इम्पीडेंस डायग्राम। और क्या होता है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग इम्पीडेंस जो होता है वो अपेयर नहीं होता है इम्पीडेंस डायग्राम में। तो इसका ओवरऑल यही है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आइडियल होगा इम्पीडेंस और अप्रोक्सीमेट एप्रोप्रिएट साइड उसका लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो होगा ट्रांसफार्मर का नेग्लिजिबल हो जाएगा। जनरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ, किसके साथ, सीरीज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के साथ। और जो ट्रांसमिशन लाइन जो होगा उसको भी हम लोग अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल की तरह मानेंगे। और जो लोड होगा उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे वो पैसिव है, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे सीरीज ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। और सिंस बैलेंस कंडीशन एज्यूम हो गया, तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग इम्पीडेंस को हम लोग अपेयर नहीं करेंगे, डू नॉट अपेयर इन द इम्पीडेंस डायग्राम। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं, ये जनरेशन है, ये लोड 1 है, TR है, TR लाइन है, TR2 है, लोड है, जनरेटर है, TR3। ठीक है, तो ये पूरा इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, ये डायग्राम भी आप लोग देख लेंगे, बना लेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो जल्दी ही ला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।